भट्टाचार्य जी और आज हम पढ़ेंगे यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि थर्ड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स किए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये चैप्टर किसके बारे में, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। आपने पहले पढ़ा, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर के बाद सबको पता है दो सुपर पावर्स थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेटेड होने के बाद कौन सा एक पावर बचा रहता है, वो रहता है हमारा यूएसए। मतलब जो बाइपोलर वर्ल्ड था, ठीक है, बाइपोलर वर्ल्ड था, वो अभी क्या बन गया है, यूनिपोलर। ठीक है, क्या बन जाता है अभी सुपर पावर, पहले दो सुपर पावर थे लेकिन अब सिर्फ एक ही सुपर पावर रह जाता है, जो कि है यूएसए। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में वही समझाया गया है। फर्स्ट में आता है द यूएस हेजेमनी बिकेम just after the Second World War when the Bretton Woods twins, okay, Bretton Woods twins कौन से हैं, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, ये टर्म आपका सबसे पहले वहीं पे आया था। Bretton Woods twins है वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, तो Bretton Woods twins came into existence and financial assistance was given to almost all the developing countries in the world. Okay, सो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना ज़्यादा जो डिफरेंट कंट्रीज थे डिवास्टेटेड हो गए थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर हो गए थे, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। इसीलिए उस मोमेंट में ब्रिटेन वुड ट्विंस, जो कि हैं वर्ल्ड बैंक और IMF, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया सभी डेवलपिंग कंट्रीज को। लेकिन 1991 के बाद, ओके, सभी ब्रिटेन वुड ट्विंस में इससे कैसे पता चलता है कि कौन सा कंट्री सुपर पावर बन रहा है। उस टाइम में यूएसए और यूएसएसआर ने ह्यूज अमाउंट दिया था इन दोनों को। उनको तो पैसा डायरेक्टली नहीं आता है ना, उन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन कंट्रीज भी सपोर्ट कर रही है। जैसे अगर अभी हम लोग देख लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक में सारे कंट्रीज जो है वो पैसा देते हैं। सुपर पावर कैसे समझ में आता है, कौन सा कंट्री जो सबसे ज्यादा अमाउंट दे रहा है वही सुपर पावर बनता है। तो उस मोमेंट में यूएसए और यूएसएसआर ने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दिया था और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था जो डेवलपिंग कंट्रीज थी अपनी एलाइज बना के। बेसिकली इसीलिए वहां पे क्या हुआ था, दो हिस्से में बट गया था और इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ से सपोर्ट मिला। लेकिन 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ किसका, सोवियत यूनियन का, जब फाइनली डिसइंटीग्रेशन हुआ उस टाइम सोवियत यूनियन की हालत ही बहुत खराब थी। तो उनकी हालत खराब होने के बाद क्या होता है कि वो लोग तो और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो बेसिकली डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो सबसे टॉप में चला जाता है, क्योंकि यूएस तब भी बहुत ही पावरफुल था। ठीक है, पावरफुल दोनों तरीके से, फाइनेंशियली भी पावरफुल था और आर्म्स के साइड से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। जबकि अगर हम लोग यूएसएसआर की बात देखें तो उनके पास आर्म्स तो थे लेकिन फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए। और वो क्यों नहीं बन पाए वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया था, आप एक बार देख सकते हैं इसे। फिर आता है द टर्म अमेरिका कवर्स बोथ। ओके, इस बुक में आपको बहुत सारी जगह में आप लोगों ने सुना होगा यूएस फिर के या फिर यूएसए, लेकिन ये यूएस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसके लिए बुक में यूज किया गया है अमेरिका टर्म विच कंस्टिट्यूट्स बोथ, ओके, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। दोनों को यहाँ पे क्या किया है, एक साथ मिला के देखा गया है। तो वहाँ पे जितनी भी स्टेट्स है वो लोग कैसे पावरफुल बने
और पावरफुल बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया वो इस चैप्टर में आपको समझाया गया है। तो अब हम देखेंगे कि किस टाइम से जो यूएस हेजेमनी एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ, कौन सा फर्स्ट स्टेप था अपना यूएस ने जो अपना पावर दिखाया पूरे वर्ल्ड को, उनका जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज द 90s गल्फ वॉर। ठीक है, 1990s का जो गल्फ वॉर था वहीं पे यूएसए ने अपना पावर दिखा दिया बिकॉज इट लेड 34 कंट्रीज। ओके, सो जो गल्फ वॉर हुआ था वो इराक के जो इराकी एरियाज में हुआ था ये वॉर। सो वहाँ पे क्या दिखाया, किसके थ्रू हमको पता चलता है यूएसए का पावर। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी जो उस टाइम वर्ल्ड में किसी के पास नहीं थी जितनी यूएसए के पास थी। फर्स्ट स्मार्ट बॉम्ब्स, ओके चेक। देन आता है लाइव टेलीकास्ट ऑफ वॉर इन टेलीविजन। ओके, सपोज आप अपने घर पे बैठे हुए हैं अपने सोफा और आप देख पा रहे हैं कि इराक में किस तरीके से या फिर गल्फ कंट्रीज में किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। सो वैसे ही वॉर, क्योंकि कैमरास फिट थे इसीलिए उनको स्मार्ट बॉम्ब्स कहा गया है, कैमरास फिट थे। ओके, तो उनका टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा अच्छा था कि वॉर के एरिया का पूरा लाइव टेलीकास्ट उस टाइम पे वो लोग अपने घर के टीवीज पे दिखा रहे थे कि यूएसए कितना ज़्यादा पावरफुल है। आप लोग एक बार सोचिए, आप अपने घर के सोफा पे बैठे और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि इराक में क्या हो रहा है। सो अभी ये नॉर्मल है कि अभी रिपोर्टर्स पहुँच रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं, बट उस टाइम 1990s में इतना इजी नहीं था क्योंकि वॉर के सामने जाके किस किस जगह में कैसे कैसे बॉम्ब फट रहा है, कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था टीवी पे। सो इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वॉर बिकॉज यही बोला जा सकता है कैसे यूएसए जीतता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज था। इराक के पास इतने सारे कंप्यूटराइज्ड वेपन्स नहीं थे जितने किसके पास थे, यूएसए के पास थे। न्यूक्लियर वेपन्स तो थे लेकिन कंप्यूटराइज्ड वेपन्स भी थे। न्यूक्लियर वेपन्स की यूज करनी ही नहीं पड़ी उनको क्योंकि उनके पास इतने कंप्यूटराइज्ड वेपन्स थे कि उन्होंने पूरा इराक खत्म करके रख दिया। ओके, तो उसके बाद देखते हैं एज यूएन हैड first time directed 34 countries of the world to attack Iraq and bring ceasefire, keeping Kuwait sovereignty unhurt. It was called beginning of the new world order. आपको पूछ सकता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसे कहा जाता है, क्या है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ ही सकते हैं या फिर 2। ये क्वेश्चन बहुत आपका डेफिनेशन अगर पूछेगा सो उस टाइम को कहा जाता है जब यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या कहा था, 34 कंट्रीज जो थी जिनको लीड किया था यूएसए ने, उनको कहा था कि आप लोग जाओ इराक में अटैक करो और क्या क्या सीज फायर रखा है कुवैत के जो सॉवरेनिटी इमोशंस है उनको अनहर्ट रखने के लिए। सो उस टाइम से इट वाज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि उसी टाइम से क्या हुआ, किसका ऑर्डर चलने लगा पूरे वर्ल्ड में, यूएसए का ऑर्डर पूरे वर्ल्ड में चलने लगा। यूएसए जो भी डिसाइड करता है क्योंकि यूएन में उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है तो उसकी बात ज्यादा मानी जाती है। अभी भी आप अगर देखोगे तो यूएसए इज वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन जिसके पास वीटो पावर है। तो इसीलिए किसी तरीके से यूएसए का हेजेमनी तब भी था और अब भी चला रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, उसका इकोनॉमी इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा तो था बिकॉज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी उससे तो बढ़ा, लेकिन वॉर में बहुत सारा खर्चा होता है। ठीक है, तो जैसे यूएसए ने उस टाइम वॉर लीड किया था तो उसका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उसके लिए खर्चा हुआ, लेकिन यूएसए चालाक था, वो ऐसे थोड़ी ना मारने वाला है। सो वहाँ पे बेसिकली 34 कंट्रीज थे, ठीक है, यूएसए को मिला के, जिसका लीड था यूएसए। तो यूएसए ने 33 कंट्रीज से पैसे मांगे कि मुझे पैसे दो, मैंने तो भाई वॉर किया, तुम लोगों के साथ मिलके मैंने लीड किया, मैंने सारे एक्सपेंसेस दिए, अब तुम मुझे पैसा दो। सो बेसिकली जब 33 कंट्रीज ने पैसे दिए यूएसए को तो उसको बहुत
बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, पैसे जितने खर्चे हुए उतने तो उसको मिले, उसके बाद प्लस प्रॉफिट भी हो गया वहाँ पे। तो इस तरीके से इकोनॉमी और भी ज़्यादा फ्लरिश की और भी ज़्यादा अच्छा हुआ। फिर हुआ इन 1992 बिल क्लिंटन क्या बने, यूएसए के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। उन्होंने ये वॉर सबको साइड में रखा और यूएसए के जो होम अफेयर्स थे उस पर ध्यान दिया, कि उन्होंने कहा कि चलो वॉर सबको साइड में रखते हैं और जो होम अफेयर्स है, जो हमारे जो कंट्री के अंदर जो कुछ भी हो रहा है मैं उस पर ध्यान देता हूँ। सो उन्होंने ये किया, लोगों को बहुत पसंद है, उन्होंने उनको इलेक्ट किया। फिर से उनका पॉलिसी उनको बहुत अच्छा, यूएसए का बहुत अच्छा हुआ, वाटर सप्लाईज एंड ऑल ये सब बहुत अच्छा हुआ। फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम लाइक पुलिस ये सब बहुत अच्छे हुए। तो इसीलिए उन्होंने फिर 1996 में, ठीक है, उनको फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट किया और वो 8 इयर्स के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट हुए। फिर आता है अलकायदा, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। सो अलकायदा इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियाज, ओके। सो अब आप लोग देख लीजिए अलकायदा का नाम, आपको पता चलेगा अलकायदा का रोल क्या आता है थोड़ी देर बाद। आप अभी देख लीजिए अलकायदा क्या है बेसिकली, ओके। फिर आता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, ये एक था सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अल कायदा टेररिस्ट इन सुदान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टेररिस्ट स्ट्राइक किया, ठीक है, मिसाइल स्ट्राइक किया जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे सुदान और अफगानिस्तान में, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। इससे पहले ये क्यों किया उन्होंने, क्योंकि जो अलकायदा यहाँ पे बेसिकली इन दोनों जगहों पे जब हमला हुआ, हाँ, इराक का इतना जो बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स है ये सब करने के बाद जो टेररिस्ट ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है अलकायदा, वो गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया, अटैक किया, ओके। सो वो अटैक हम जानते हैं 9/11 के नाम पे, ठीक है। 9/11 का अटैक अमेरिका का सबसे बड़ा अटैक कहा जाता है। अब आते हैं हम उस अटैक के बारे में पढ़ने जिसने पूरे यूएसए को हिला के रख दिया था। That is on 11 September 2001, 19 hijackers from Arab countries took control over 4 American commercial aircrafts, okay, and got them thrust into north and south towers of World Trade Center that was situated in New York, the Pentagon building in Arlington, the headquarters of US Defense Department in Virginia, and the Capitol building of US Congress in Pennsylvania. So इसी अटैक को कहा जाता है 9/11। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 9/11 क्यों 11 सितंबर को हुआ था ये। तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मंथ पहले लिखा जाता है और ये है डेट, ओके। तो एग्जाम में गलत मत कर दीजिएगा, 9/11 सबको याद रहता है, लेकिन 9/11 में आप ऐसा मत कीजिए कि 9 नवंबर को हुआ था अटैक। याद रखिए कि यूएसए के जैसे यूएसए में लिखते हैं, सो पहले ये लोग मंथ लिखते हैं उसके बाद डेट लिखते हैं, ऐसे याद रखिएगा। सो 9/11 अटैक में जो अरब कंट्रीज थी, ये कहा जाता है कि ये एक अल कायदा का प्लान्ड अटैक था। सो जो ये अरब कंट्रीज है इन्होंने क्या किया, अटैक किया यूएसए पे, हाँ। तो यहाँ पे 19 हाईजैकर्स आए थे अरब कंट्रीज से और उन्होंने जो 4 अमेरिकन एयरक्राफ्ट थी उन पे कब्जा कर लिया और ये 4 डिफरेंट जगहों में गए, ठीक है। और वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया, तबाही मचाई। तो पहला आता है नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, वहाँ पे इन्होंने किया। फिर आता है पेंटागन बिल्डिंग ऑफ आर्लिंगटन। तो आर्लिंगटन में भी इन्होंने क्या किया, बहुत तबाही मचाई। लेकिन जब वो हेडक्वार्टर और
फिर आए यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट जो वर्जीनिया के हेडक्वार्टर पे, वहां पे भी उन्होंने तबाही मचाई। लेकिन जब वो कैपिटल बिल्डिंग में आए, जो कि पेनिसिलिन है, वहां पे जो फील्ड था बिल्डिंग के पहले, वहीं पे उनका जो क्या हुआ, क्रैश हो गया। सो बेसिकली 3 जो बड़े बिल्डिंग्स है उन पे वो लोग अटैक कर पाए। जो लास्ट था उसके डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले जो फील्ड था वहीं पे उनका जो एयरक्राफ्ट था क्रैश हो गया। सो वो सक्सीड नहीं हो पाए। लेकिन इस अटैक को इतना बड़ा कहा जाता है कि 1814 का जो ब्रिटेन में जो अटैक्स हुए थे, जो बर्निंग हुई थी, उससे भी ज़्यादा सीवियर कहा जाता है। इवन हिरोशिमा एंड नागासाकी का जो बॉम्बिंग हुआ था उससे भी इसे सीवियर कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जब से यूएसए का सिचुएटेड हुआ है, जब से यूएसए बना है, उसके साल में ये सबसे बड़ा और सीवियर अटैक है। इससे बड़ा अटैक कभी नहीं हुआ, इससे बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ। ये could be termed as the worst nightmare for the people of US. Okay, 9/11 सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग अटैक कहा जाता है। इसके बाद यूएसए ने बदला लेने की सोची। सो बेसिकली उसके बाद सक्सीड किया गया बिल क्लिंटन को। किसने सक्सीड किया? जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, और उनके बाद उनके बेटे एच.डब्ल्यू. बुश ने। इन्होंने क्या किया? बिल क्लिंटन को हरा दिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बिल क्लिंटन को जो इलेक्शंस थी उनमें हरा दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अपना जब जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किया। ओके, इट वाज अगेंस्ट all suspected to be behind 9/11 attacks, mainly Al-Qaeda and the Taliban regime in Afghanistan। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल-कायदा के जो सस्पेक्ट्स थे, जैसे अल-कायदा या फिर तालिबान रिजाइन, जिनका हाथ रहा गया है 9/11 के अटैक्स के पीछे, उन सब के पीछे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किया। उसके बाद आता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। So basically it was against the will of United Nations, लेकिन still USA ने ये ऑपरेशन किया और वहाँ पे इराक को पूरा डिमोलिश कर दिया। उन्होंने क्या किया? वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती गए। इराक के ऑयल फील्ड्स को कहा गया कि वहाँ पे क्या छुपाया गया रखा है, कि आर्म्स छुपाए रखे हैं, और उन्होंने पूरा तहस नहस किया, लोगों को वहाँ पे मारा और वहाँ के जो ऑयल फील्ड्स को पूरा लूट करके लेके आ गए। इराक में बहुत ऑयल, इमेंस ऑयल मिलता था, तो फिर इसी तरीके से उन्होंने पूरा लूट मचाया एंड फाइनली रिपोर्ट दिया कि नहीं, एवरीथिंग इज ओके। सो बेसिकली ये जो पूरा जो एस्पेक्ट है, कैसे यूएसए सुपर पावर है, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से समझाया गया है कि यूएसए के पास जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर है ये है। तो अभी तक हमने देखा कि यूएसए के पास कैसे पावर्स है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या क्या पावर, इनको क्या कहते हैं। सो पहले आता है स्ट्रक्चरल पावर। फिर आता है हार्ड पावर। फिर आता है सॉफ्ट पावर। जिन तीनों में यूएसए लीड कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि ये तीनों पावर्स क्या है। सो लेट मी टेल यू, स्ट्रक्चरल पावर इज द पावर ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, इकोनॉमी को जो हमारे स्ट्रक्चर को कैसे, एक फाउंडेशन जो है वो कहाँ से बनता है। ठीक है, आप एक घर बना रहे तो उसके फाउंडेशन पिलर्स होते हैं, वैसे ही हम बड़े हो रहे तो उसका फाउंडेशन क्या होता है? स्टडीज। उसी तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं? स्टडीज को, और वहीं पे यूएसए ने दिमाग लगाया। आज कितने लाखों बच्चे एमबीए कर रहे हैं, लेकिन ये एमबीए डिग्री जो है ये कहाँ पे इन्वेंटेड हुई है? ये एमबीए डिग्री जो है वो यूएसए का है। ओके, ये इंडिया का नहीं है या फिर किसी और कंट्री का नहीं है, ये यूएसए ओरिजिनेटेड है।
तो आप देखिए हमारे माइंड्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है। हम एमबीए डिग्री लेके बड़े बड़े जो मैनेजमेंट फर्म्स में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स बन रहे हैं, सीईओ, ये सब लोग क्या कर रहे हैं एमबीए कर रहे हैं और बड़े बड़े पोस्ट में जा रहे हैं। लेकिन ये एमबीए डिग्री कहाँ पे आ रही है, हमारे यूएसए से इंस्पायर्ड हो रही है। उसके बाद देखिए आप हार्ड पावर से, यहाँ स्ट्रक्चरल पावर तो एमबीए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हार्ड पावर इज ऑब्वियसली मिलिट्री। ओके, अब मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि यूएस मिलिट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है। अटैक्स का जो पूरा आप लोग अगर पाई चार्ट देख लो तो कितने सारे अटैक्स है, उनके पास क्या क्या नहीं है, उनका जो वॉर है, ओके, मिलिट्री बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनके पास बहुत ज्यादा अच्छे वेपन्स है। ओके, सो वेपन्स में क्या, बायोलॉजिकल वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, इवन जो कंप्यूटराइज्ड वेपन्स है, और जो ऐसे हैंडमेड गन्स वो सब तो है ही उनके पास, वो तो छोड़ ही दीजिए। इतने सारे वेपन्स रहते तो उनको ऑब्वियसली यहाँ पे हार्ड पावर बनाया दिया जाता है। हमने हार्ड पावर बना दिया है, मिलिट्री उनका स्ट्रॉन्ग बना के हमने उनको डिफरेंट वॉर्स में उनको लीड बनाते 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 हमने उनका जो मिलिट्री है वो स्ट्रॉन्ग बना दिया है। हार्ड पावर में किसी हद से हमारे हाथ में वो है भी नहीं। उन्होंने खुद को अपने वॉर हेड्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, वो कितने पैसे खर्चा करते हैं अपने जो वॉर आइटम्स है, वॉर रिलेटेड जो चीजें हैं, वेपन्स है, इनको खरीदने में है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये जब मैं आपको बोलूंगी आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है यूएसए को। अगर मैं कहूँगी, आप लोगों ने सोचा कि यूएसए ने इतना सब कुछ किया है, आई हेट यूएसए फॉर वट एवर ही डिड एंड लाइक द पीपल्स ऑफ यूएसए डिड, बट हम भी यूएसए को हेजेमनी बनाने में कितना सपोर्ट करते हैं, आप खुद देख के शॉक हो जाएंगे। आप सभी के घर में या फिर कभी ना कभी इन कंपनी की चीजें या ये चीजें आपने कभी खाई होंगी, पहनी होंगी, यूज की होंगी। ओके, सो ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये सब यूएसए के कंपनीज है। अब आप हर दुकान में जाएंगे, वहां पे आपको आइदर पेप्सिको का पेप्सी मिल जाएगा या फिर कोका कोला मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ की है, ये सारी चीजें यूएसए की है। ओके, हम गूगल यूज करते हैं। ओके, हम लोग जानते हैं कि वहाँ के सीईओ एक इंडियन है। ओके, वी आर ग्रेट, बट गूगल है किसका, वो भी एक यूएसए का ही है ना। आप लोग इवन जो यूट्यूब में आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, ये भी यूएसए का ही है। ओके, जो बड़े बड़े एप्स है, यूट्यूब, गूगल, ये सब भी सॉफ्ट पावर्स के अंडर में आते हैं कि यहाँ पे भी कैसे यूएसए राज कर रहा है हम सबके दिमाग में और हम सबके डेली लाइफ्स में। हर लाइफ आप लोग कहीं पे भी जाएंगे, कुछ दिन पहले हम यहाँ पे कहा गया था बॉयकॉट चाइनीज थिंग्स। ओके, हमने चाइनीज चीजें बॉयकॉट की। लेकिन आप अगर देखोगे, आपने तभी रियलाइज किया, ये इसीलिए अभी और भी ज्यादा इजी हो जाता है आपको समझाने में कि हमारी लाइफ में कितनी चीजें हैं जो कि मेड इन इंडिया नहीं है। हर जगह में आप जाओगे, वहां पे आप देखोगे आइदर यूएसए, चाइनीज चीजें या फिर किसी भी डिफरेंट कंट्रीज की चीजें रहती हैं। ओके, हम लोग खुद के कंट्रीज की चीजें कितना यूज करते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, उनकी ड्यूरेबिलिटी कम है, एंड सबसे बड़ी बात है हमारा ट्रस्ट इश्यूज। ओके, देन आता है सबसे बड़ी बात, हम लोग क्या करते हैं, ब्रैगिंग। ये चारों चीजें हमारे जो किसी भी चीज को यूज करने के पर्सपेक्टिव को चेंज करती है।
अगर आप लोग किसी भी इंडिया की चीज़ों की इंडियन चीज़ों को यूज़ करोगे तो अरे ये तो यही का अब अभी आप लोग किसी भी फॉरेन की चीज़ों को यूज़ करोगे तब आप ब्रैग कर सकते हो कि देखिए मैंने ये फॉरेन का चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा आप कहोगे। किसी भी इंडियन ब्रांड को, किसी भी इंडियन ब्रांड के जूस को पकड़ लो, सपोज बिग कोला, टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है कोका कोला जैसे, लेकिन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग क्या प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि नहीं नहीं बिग कोला लोकल है, चलो हम लोग कोका कोला पीते हैं। लेकिन इसी इसी मोमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूएस हेजेमनी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा सारा माइंड यूएसए कंट्रोल कर रहा है, हमारा पूरा लाइफ यूएसए कंट्रोल कर रहा है। इसी तरीके से हमने सॉफ्ट पावर में यूएसए को हेजेमनी दिया, हार्ड पावर में उसने खुद अटेन कर लिया, और स्ट्रक्चरल पावर में भी हमने यूएसए को सपोर्ट कर दिया। इसी तरीके से कैसे यूएसए हेजेमनी में पहुंचा, यूएसए यूनिपोलर वर्ल्ड कैसे बना, यही सब चीजें हैं। और भी एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगी स्ट्रक्चरल पावर में कि यहाँ से हम लोग बड़े बड़े इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, हम लोग सब बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करके आईआईटी से पढ़ के बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, जो बेसिकली आईआईटीएंस है, वो लोग कहाँ पे जाके अपना, ये टर्म आप हमेशा याद रखिएगा, ये टर्म आपको बहुत जगह में बहुत, और इवन आप अगर ये टर्म अपने आंसर में यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा आंसर इफेक्टिव हो जाता है, दैट इज ट्रेन ट्रेन। यहाँ पे हम लोग अच्छा अपना इतना अच्छे से पढ़ाई करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रेन, अपनी जो स्टडीज़ है वो उन सबको कहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, हम यूएसए में जाके ट्रेन कर रहे हैं। अराउंड 15% of the employees in Silicon Valley are Indians. तो आप खुद ही देख सकते हो कितने इंडियंस हैं सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, और वो सब के सब आईआईटीएंस हैं। तो हम खुद ही क्या कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं अपनी कंट्री को, सारा सपोर्ट हम यहाँ पे अपना सारा पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, हम सब कुछ यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पे जन्म हो रहे हैं, यहीं से सारा रिसोर्स लेके हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना सारा जो लेबर है उनको दे रहे हैं, अपना सारा ब्रेन ड्रेन हम वहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए इसी वजह से किसी भी एक कंट्री का डेवलपमेंट मैटर करता है कि वहाँ के लोग, कितने लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, कितने लोग वहीं पे रह रहे हैं। ये जो फैक्टर्स है ये हर पीरियड, हर टाइम में इफेक्ट करते हैं। जैसे पहले भी हुआ, लेबर ड्रेन हुआ था, पहले या इंडियन लेबर्स बाहर में जाके काम करते थे क्योंकि यहाँ पे काम मिलता नहीं था, उनको वेजेस नहीं मिलते थे अच्छे से। इसी की वजह से अगर हम लोग ये अपने माइंड से हटा दे कि नहीं हमको अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, अब धीरे धीरे ही तो होगा ना, जब पहले लोग करेंगे उसी के बाद से हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा। तो इसी के वजह से जो आत्मनिर्भर बनना या फिर सेल्फ डिपेंडेंट बनना और इंडियन चीज़ों को यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन ब्रेन ड्रेन को यूज़ करना बंद करेंगे और अपने कंट्री को सर्व करेंगे। अगर अपने कंट्री को हम लोग सर्व करेंगे तभी यूएसए को टक्कर देने लायक इंडिया बन पाएगा। हेजेमनी इन टर्म्स ऑफ दीज पावर्स, ओके, हार्ड पावर पहुंचने तक बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम स्ट्रक्चरल और सॉफ्ट पावर तक तो पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम अपने इन्हीं पावर्स को यूज़ करके, बिना, हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर क्या हो रहा है और जो दूसरे वॉर्स है, जो कंट्री के अंदर ही हमारे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज चल रही है और जो राइट्स हो रहा है कंट्री के अंदर, उनको अगर साइड में रख के सब लोग एक साथ होके कंट्री को डेवलप करेंगे तो हम लोग इन जो प्रोस्पेक्ट्स है इसमें पहुंच पाएंगे। और क्या हो सकता है, तभी यूएसए को टक्कर देने लायक कोई और हेजेमनी हो सकती है। जैसे
से इंडियन हेजेमनी हो सकती है। इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी हमको क्यों यूएन में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिला है? जस्ट बिकॉज हम लोग अभी भी क्या करते हैं, यूएसए के सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देते हैं और इंडियन चीज़ों को यूज़ करना कम यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, ब्रेन ड्रेन करते हैं। तो जब ये चीज़ें कमेंगी तभी क्या होगा, इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है। इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर तभी बन सकता है जब हम अपने कंट्री में ही सब कुछ करेंगे और अपनी कंट्री के लोगों को ही सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाएंगे। सो इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको कोई और क्वेरीज रहेंगी और कुछ भी पूछना है, सो यू कैन ऑलवेज हिट मी अप इन माय इंस्टाग्राम हैंडल, or you can also ask me your queries in the comment section below, and don't forget to like, subscribe and share my video. Thanks for watching.